यूं कहें कि मैं परफेक्ट तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपसे अच्छा सा सुंदर सा मिक्सिंग सा किया हुआ वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो दिखा सकते हैं उसके साथ मैं उपस्थित हूँ। सुरक्षा संहिता 2023 साउंड क्लियर है, थोड़ा सा मैं सुन लिया हूँ। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर प्रीशियस टाइम वी शुड स्टार्ट। और वी शुड स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग उस दिन भी बात किए थे और आज भी बात कर रहे हैं। हम लोग एक्ट नंबर 46 जो वर्ष 2023 का है, यानी पिछले साल या इसका इनैक्टमेंट हुआ है, जिसका नाम आपने देखा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्यों है, तो हम लोग इस पर बातचीत कर चुके थे कि ये जो लॉ है, लॉ जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर, रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर। दंड प्रक्रिया से संबंधित जो विधि है, इसको दो काम करने के लिए, एक संशोधन करने के लिए और दूसरा कंसोलिडेट करने के लिए, समेकन करने के लिए। संशोधन करने के लिए और दूसरा समेकन करने के लिए अधिनियम किया गया है, इसका इनैक्टमेंट किया गया है। ये इनैक्ट हुआ है, अधिनियमित हुआ है। कब अधिनियमित हुआ है? तो पिछले साल हुआ है। पिछले साल क्या था? 74वां रिपब्लिक था। अगर कुछ गलत शब्द बोलूं तो आप मुझे बताएंगे। 74th यानी 74वां गणतंत्र है ये आपका। 74th गणतंत्र में आया है 2023 में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट को देखिए। इसके डेट को आप देखे थे, भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन आपको 25 दिसंबर 2023 को, और इसी के साथ आप देखे थे लोकसभा में देखे थे 20/12/23 को। राज्यसभा में आपने देखा था 21/12/23 को। राज्यसभा से अनुमोदित हो गया था 20/12/21/12 को। अब डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी आपको याद हो गया है। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसका 1 जुलाई 2024 है। 1 जुलाई 2024 से है। ये कब हुआ है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसका नोटिफिकेशन किया गया है, नोटिफाई किया गया है। कब नोटिफाई किया गया है? 23 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन हुआ है कि ये 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तन में आएगी। तो इसके जब धारा 1 को हम लोग देखेंगे, सेक्शन 1 को देखेंगे, तो सेक्शन 1 में यही 3 बात दिया गया है। एक सेक्शन 1 में टाइटल है, जो टाइटल आपका क्या है? द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका एक्सटेंट है। एक्सटेंट में आपने पढ़ा है। देखिए भाई, ये संपूर्ण भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में लागू है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। संपूर्ण भारत में लागू है और इसमें 2 जगह की चर्चा की गई है। थोड़ा सा उस पर आप चर्चा कर लीजिए। 2 जगह की चर्चा की गई, एक नागालैंड की और दूसरा कहा गया है ट्राइबल्स एरिया की।
ये जो ट्राइबल एरिया की जो बात की गई है यहाँ पे, और स्टेट ऑफ नागालैंड में चैप्टर आपका है। इस चैप्टर को 3 चैप्टर है, चैप्टर 9 है। आप लोग भी अगर देख रहे हैं, कोई लोग हैं तो बताएंगे। चैप्टर 9, 11 और 12 को छोड़ के यहाँ पे क्या है कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके ये पूरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को, इसको इंटायरली या इसके किसी पार्ट को, इसके किसी प्रोविजन को या इंटायर प्रोविजन को ये लागू कर सकती है। और इतना ही नहीं, इसको लागू करने के लिए चाहेगी राज्य सरकार, तो जो भी उसको जरूरत पड़े राज्य सरकार को, कोई भी अनुषंगिक मॉडिफिकेशन के साथ या सप्लीमेंटल, 3 शब्द का को आपने पढ़ा था, एक सप्लीमेंटल अनुपूरक, दूसरा आपने इंसिडेंटल, और तीसरा आपने पढ़ा था कॉन्सिक्वेंशियल, परिणामी। अगर कुछ है तो मॉडिफिकेशन के साथ लागू कर देंगे, मॉडिफिकेशन के साथ इसको आप लागू कर दीजिए, राज्य सरकार नोटिफाई करके लागू कर देगी। थोड़ा सा इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ट्राइबल एरिया के लिए। ट्राइबल एरिया कौन है? तो वही जो कॉन्स्टिट्यूशन में 21 जुलाई, आपको याद होगा 21 जुलाई मतलब 7वां महीना 1972 के पहले जो 6th शेड्यूल में जिसको शामिल किया गया था वो है। लेकिन इसमें कहता है वो एरिया शामिल नहीं होगा। कौन एरिया शामिल नहीं होगा? वह एरिया शामिल नहीं होगा जो शिलोंग का म्युनिसिपल एरिया है, एक्सेप्ट दिस एरिया। कौन एरिया? तो जो म्युनिसिपल एरिया है, एरिया ऑफ शिलोंग का जो शिलोंग नगर पालिका की जो एरिया है वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसको छोड़कर सब शामिल होंगे। हम लोग बहुत बारीकी से इसके सेक्शन 1 को और इसके प्रियम्बल को पढ़े थे, और सेक्शन 1 के ही स्पष्टीकरण में, धारा 1 के स्पष्टीकरण में आपको ये जनजाति क्षेत्र की बात की गई है, जो 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले, जिसको भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची में के पैरा 20 में जो यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्र हैं उसमें सम्मिलित है। लेकिन जो शिलोंग नगर पालिका के स्थानीय लोकल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। शिलोंग नगर पालिका के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को छोड़कर, जो शिलोंग नगर पालिका के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को छोड़कर, चलिए तो हम लोगों ने ये देखा कि ये इसका विस्तार कहाँ तक है, और इसके विस्तार के साथ हम लोगों ने देखा इसका नाम और इसका विस्तार। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट के लिए पैरा 3 है इसमें। तीसरा बात जो एक्सटेंट आपने पढ़ा था, एक्सटेंट के बाद इसमें एक सेक्शन 1 में और बातें हैं जो है इन्फोर्समेंट। तो इन्फोर्समेंट के बारे में था कि केंद्रीय सरकार जब अधिसूचना जारी कर दे, तो अधिसूचना जारी नोटिफिकेशन इशू करने के बाद केंद्रीय सरकार के द्वारा जब अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा तब से लागू होगा। वही केंद्रीय सरकार अधिसूचना जो धारा 1 में केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी मिला था लेजिस्लेचर के द्वारा, उसका को एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया। अब चलते हैं धारा 2 की ओर। धारा 2 में क्या है, जरा एक बार एक नजर देख लें। पहले जो पढ़े हुए हैं उसको भी, और जो आगे पढ़ना है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो मैं अब इधर लिखता हूँ, धारा 2 डिफाइनिंग है, सेक्शन 2 में डिफिनेशन क्लाउज है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिफिनेशन क्लाउज में। धारा 2 में ए में पहले क्या डिफाइन किया गया है हम लोग देखे थे, ऑडियो वीडियो डिवाइस की बात की गई है यहाँ। ऑडियो वीडियो मीन्स की बात की गई है। क्या बात की गई है? तो ऑडियो वीडियो मीन्स की बात की गई है। ऑडियो वीडियो मीन्स की बात की गई है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पूरा लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का क्या मतलब?
एक नजर इसको जरा बढ़िया से आपको हम लोगों को देख लेना चाहिए। इसमें कहता है इसमें शामिल है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस सेल इंक्लूड्स, क्या क्या शामिल है इसको जरा देखिएगा। तो इसमें एक शब्द शामिल, एक शब्द इसमें हम लोगों को बताता है, क्या बताता है? कोई भी युक्ति का प्रयोग करिए। क्या कहें हम, जरा देखिएगा आप। यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मींस का क्या मतलब हुआ, देखिएगा जरा। यूज ऑफ, प्रयोग किस चीज का, किसी का भी, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। देखिए सबसे पहले एक शब्द पर फोकस करना है इसको याद करने के लिए। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस क्या कहता है, इसमें शामिल है कौन कौन? यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। ये बात बताइए भाई, इस इलेक्ट्रॉनिक, इस डिवाइस का, इस कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग यूज क्यों करेंगे, सो हमको जानना है। मान लीजिए कोई वैसा डिवाइस, अब इसको ऐसे समझ, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रयोग करें, यूज करें। कोई वैसा डिवाइस जिसको हम लोग क्यों यूज करेंगे, तो यूज करेंगे भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। गुड, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज करिए आप, के प्रयोजन के लिए। या क्यों यूज करेंगे? रिकॉर्डिंग करने के लिए। किस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए क्यों यूज करेंगे? देख लीजिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रिकॉर्डिंग करने के लिए। क्या रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसको प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। रिकॉर्डिंग किस चीज का करिएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, वैसा डिवाइस जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा। इसको ऐसे मैं बनाऊं थोड़ा सा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये कम्युनिकेशन जो लिखा हूं, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन, यहां डिवाइस लिखता हूं। डिवाइस एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अच्छा ठीक है। और वैसा डिवाइस जिसका यूज हम क्यों करते हैं? तलाशी के लिए। इस डिवाइस का यूज क्यों करते हैं? तलाशी के लिए, तलाशी, सर्च के लिए। ओके, तलाशी के लिए। और किस चीज के लिए यूज करते हैं तलाशी के अलावे? और क्या करते हैं भाई? सीजर के लिए करते हैं। करिए इस डिवाइस का प्रयोग, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। क्यों, व्हाई यूज, किस पर्पज से? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए, सर्च के लिए और सीजर के लिए। और क्या करते हैं? एविडेंस के लिए। ठीक है, कीजिए, एविडेंस के लिए कीजिए, साक्ष्य के लिए कीजिए। और क्या करते हैं? और इस डिवाइस में और क्या क्या शामिल है? चाहे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रेषण करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए। क्या? ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रेषण करने के लिए, जैसे सपोज करिए, एक उदाहरण से हम लोग समझ लें इसको। कोई वैसा डिवाइस, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, कोई वैसा डिवाइस जिसका प्रयोग हम लोग ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। इस लैपटॉप में अगर कोई चीज है, उसको हम अपने इस मोबाइल में जो यहाँ रखे हैं, इस मोबाइल में ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस डिवाइस की बात कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड होता ही है। उसका एक डीवीआर है, उस डीवीआर में कलेक्ट करते हैं, उसमें से किसी और चीज में आप ट्रांसमिट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? पढ़ क्या रहे हैं? नया है 2A में परिभाषा है। किस चीज की परिभाषा है बताइए आप? चैट बॉक्स में डालिए, कुछ लोग तो हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जरा चैट बॉक्स में डालिए किस चीज की परिभाषा पढ़े। कुछ टाइप भी करिएगा तो कुछ तो सीखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। इसमें क्या है? तो इसका मतलब है यूज करिए एनी, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस जो
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, रिकॉर्डिंग और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए, सीजर के लिए, सर्च के लिए, एविडेंस के लिए, या ट्रांसमिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के पारेषण के लिए, या किसी ऐसे पर्पस के लिए, या इस डिवाइस का प्रयोग किसी अदर पर्पस के लिए। देख लीजिए जरा, इसमें अदर पर्पस भी, किसी अदर पर्पस के लिए, वैसा पर्पस जिसके लिए राज्य सरकार क्या करती है, जिसके लिए राज्य सरकार नोटिफाई करती है, नियम बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट अगर नियम बनाती है कि देखो भाई ये डिवाइस है और इसको हम इस पर्पस के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो भी इसमें इस परिभाषा के अधीन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अधीन शामिल हो जाएगा। आशा करते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को हम लोग समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तब तक हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरी परिभाषा की ओर चलते हैं। थैंक यू। चलिए, दूसरा परिभाषा क्या है? दूसरा परिभाषा है बेल का। बेल तो हम लोग उस दिन देखे थे, थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम लोग बेल के प्रोविजन को पढ़ेंगे, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रोविजंस को पढ़ेंगे, सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। बहुत लोगों का कहना था कि शुरू से शुरू करिए, चलो शुरू से शुरू करो, लेकिन कहीं से भी शुरू करो, याद रखना समझ में आ जाएगी। वैसे मैं बताऊं, मैं अभी सेशन कल तो नहीं कर पाया था, कल मंडे था लेकिन नहीं हो पाया, सैटरडे को आया, संडे को भी नहीं हो पाया, आज ट्यूसडे है, कल थोड़ा सा मैं कार्यों में रह गया, लिटिगेशन थोड़ा आज वर्कलोड ज्यादा था कोर्ट में, तो मैं वही करने में रह गया। चलो भाई, अब बेल देखता हूँ सेक्शन 2B, सेक्शन 2B देखते हैं। 2B में क्या है? बेल है। बेल का क्या मतलब होता है? बेल का मतलब ज्यादा कुछ नहीं, रिलीज। बेल का क्या मतलब होता है? रिलीज। बेल का मतलब रिलीज होता है। बेल का मतलब रिलीज होता है। रिलीज मतलब मुक्त करना होता है। कैसे मुक्त करोगे? कौन करेगा मुक्त? तो रिलीज करेगा ऑफिसर, या कौन करेगा? कोर्ट। रिलीज कौन करेगा? ऑफिसर, या कौन करेगा? कोर्ट। किसको रिलीज करेगा भाई? पर्सन को। किस पर्सन को? जो एक्यूज्ड है। और किस पर्सन को? जो सस्पेक्टेड है। जो सस्पेक्टेड किस चीज का? अरे एक्यूज किस चीज का है, सस्पेक्टेड किस चीज में? वही कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी अपराध को कमिट करने के लिए, किसी अपराध को कमिट करने का एक्यूज है या सस्पेक्टेड है। अच्छा, ये पर्सन है क्या? ये पर्सन कहाँ है? फ्रॉम द कस्टडी, लॉफुल कस्टडी में, कस्टडी ऑफ लॉ लिखा होगा, लॉफुल कस्टडी में है। अच्छा, तो कस्टडी से इसको मुक्त करो ना, आप लगा दो सर्टेन कंडीशंस। जब रिलीज होगा ना, तो रिलीज करते समय सर्टेन कंडीशंस इंपोज किए जाएंगे, सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, सर्टेन कुछ निश्चित कंडीशंस लगा दीजिए, इंपोज कर दीजिए, इंपोज किए जाएंगे, सर्टेन कंडीशंस इंपोज हो जाएगा। तो इसको जो रिलीज करोगे वो या तो इधर बेल बॉन्ड बनवाओ या बॉन्ड बनवाओ। अब यहाँ दो चीज हो गया, हम बोले थे बेल, तो यहाँ आ गया कि इस पर्सन को जो एक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है उसको रिलीज किया जाएगा ऑफिसर के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कस्टडी ऑफ लॉ से, लेकिन सर्टेन कंडीशंस इंपोज किए जाएंगे, या तो उससे बेल बॉन्ड बनवाया जाएगा या बॉन्ड बनवाया जाएगा। ठीक है, अब पढ़ना होगा बेल क्या है और बेल बॉन्ड क्या है। ठीक, तो अब यहाँ देखिए 2B में बेल की परिभाषा है, लेकिन 2D में बेल बॉन्ड की परिभाषा है। जरा इसको भी देख लीजिए, जब यहाँ शब्द आ गया है, बेल बॉन्ड का मतलब होता है एक वैसा अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग। बेल बॉन्ड का क्या मतलब? अंडरटेकिंग। काहे का अंडरटेकिंग हो? फॉर रिलीज। अंडरटेकिंग क्यों? फॉर रिलीज, लेकिन विथ सिक्योरिटी, बेलर के साथ, जो बेलर के साथ, अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ सिक्योरिटी, ये हो गया बेल बॉन्ड। और बॉन्ड की भी परिभाषा 2E में दी गई है। बॉन्ड की परिभाषा इसमें हो गया दो चीज, एक तो पर्सनल बॉन्ड हो गया, दूसरा अंडरटेकिंग हो गया।
ये क्यों पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग, ये भी फॉर रिलीज होगा, लेकिन इसमें विदाउट श्योरिटी होगा। इसमें क्या होगा, विदाउट श्योरिटी होगा। तो ये बॉन्ड हो गया, विद श्योरिटी है तो बिल बॉन्ड हो गया। अब एक बच गया 2C, ए बी तो पढ़े बिल नहीं पढ़े, बिल बॉन्ड या बॉन्ड एक्सिक्यूट किया जाएगा, कराया जाएगा। तो बिल बॉन्ड का परिभाषा 2D में पढ़े, 2E में बॉन्ड का परिभाषा पढ़े। जरा 2C देख लीजिए। 2C में बिलेबल ऑफेंस और नॉन बिलेबल ऑफेंस की बात की गई है। क्या बात की गई है, बिलेबल या नॉन बिलेबल ऑफेंस की बात की गई है। जरा देखिएगा, बिलेबल ऑफेंस कौन है भाई, तो बिलेबल ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल में या किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट में या किसी कोड में, किसी संहिता में अगर बिलेबल दर्शाया गया है तो वह बिलेबल है। बिलेबल अगर शो किया गया है तो बिलेबल। अदर जितने ऑफेंस हैं, अदर ऑफेंस नॉन बिलेबल ऑफेंस है। इसी में बिलेबल ऑफेंस और नॉन बिलेबल ऑफेंस दोनों को परिभाषित कर दिया गया है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, परिभाषा पढ़ रहे हैं। 2A में पढ़े ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, 2B में पढ़े बेल का मतलब होता है रिलीज, किसी व्यक्ति को जो सस्पेक्टेड है या एक्यूज है किसी नॉन बिलेबल ऑफेंस को कारित करने का, उसको रिलीज कर दिया जाएगा कस्टडी ऑफ लॉ से, लेकिन उस पर सर्टेन कंडीशंस इंपोज किए जाएंगे और सर्टेन कंडीशंस इंपोज करके बेल बॉन्ड या बॉन्ड एक्सिक्यूट कराकर उनको छोड़ दिया जाएगा बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन। तो बंद पत्र क्या है, जमानत पत्र क्या है, तो बिल बॉन्ड की परिभाषा 2D में दी गई है, जो अंडरटेकिंग है रिलीज करने के उद्देश्य से विद श्योरिटी, और बॉन्ड एक पर्सनल बॉन्ड भी होता है या अंडरटेकिंग जो रिलीज करने के लिए होता है, जो विदाउट श्योरिटी होता है। बिलेबल ऑफेंस क्या है, जिसको फर्स्ट शेड्यूल में बिलेबल बताया गया है वो बिलेबल ऑफेंस है, या किसी भी ऑफेंस में, किसी भी कोड में, किसी भी संहिता में अगर बिलेबल बताया गया है तो वो बिलेबल ऑफेंस है। अगर नॉन बिलेबल नहीं बताया गया है, बिलेबल ऑफेंस के अलावा जो भी ऑफेंस है वो सभी के सभी क्या है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है। जो बिलेबल नहीं है तो क्या नॉन बिलेबल ही है। अब चलिए दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग। 2ABCD पढ़ लिए, DE भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं एक में परिभाषा है आपका चार्ज का। चार्ज की क्या परिभाषा है उसको भी हम लोग देखते हैं। चार्ज की परिभाषा वही है जो CRPC में है। चार्ज जरा देखिएगा भाई, F में आ गया चार्ज का वही परिभाषा दिया हुआ है कि जहां अनेक शीर्ष हो, जहां अनेक हेड में चार्ज हो, वहां प्रत्येक एक हेड जो होगा क्या होगा, सभी चार्ज होंगे। बस सिंपल। चार्ज की तो वही परिभाषा दी गई है, जहां अनेक शीर्षों वाला चार्ज हो वहां प्रत्येक एक शीर्ष चार्ज होता है। जहां आरोप में एक से अधिक हेड हो, चार्ज में जहां एक से अधिक हेड हो, ये हेड ऐसा जरा समझिएगा। हेड क्या होता है समझ गए। हेड का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑफेंस है, चार्ज फ्रेम होना है, कई ऑफेंस का उन्होंने कमिट किया है, ऐसा एविडेंस आया है, और कई ऑफेंस में चार्ज फ्रेम होता है, तो वो अलग अलग हेड का चार्ज कहा जाएगा कि आपने गाली गलौज भी किया, आपने मारपीट भी किया, आपने छीन भी लिया, अलग अलग जो सेक्शंस होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो अलग अलग चार्ज बनेगा। तो प्रत्येक एक चार्ज ही होता है, प्रत्येक हेड का चार्ज होता है। जो लोग जाते होंगे कोर्ट से जुड़े होंगे, सीनियर्स कहते होंगे कई हेड का कितने हेड में चार्ज है, तो ऐसे चार्ज बनता है। प्रत्येक एक चार्ज होता है, जैसे 379 का भी एलिगेशन है, 411 का भी एलिगेशन है, तो 379 का अलग चार्ज बनेगा, 411 का अलग चार्ज बनेगा। तो सिर्फ अगर 379 को भी चार्ज ही कहेंगे, 411 में भी चार्ज बना है उसको भी चार्ज ही कहेंगे। जहां अनेक हेड में चार्ज हो, चार्ज कई शीर्षों वाला हो, प्रत्येक एक हेड चार्ज होता है। सिंपल। अब चलिए जरा F पढ़े हैं, G पढ़ लेते हैं। परिभाषा खंड में अभी हम लोग चल रहे हैं, इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है भाई, देखिए जरा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि पुलिस ऑफिसर, वैसा ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है। पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कैसे करेगी भाई, विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर्स को पावर होता है गिरफ्तार कर लेने का, पुलिस ऑफिसर्स कर लेगा। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस मालूम कैसे चलेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस हमको गिरफ्तार कर लेगा, ये भी एक बात है। देखिए सर,
आपको पता कैसे चलेगा मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट शेड्यूल पलटिए, आपके पास अगर सीआरपीसी है तो आप पलट के देखिएगा। उस फर्स्ट शेड्यूल में आपको या कोई भी लॉ पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। फर्स्ट शेड्यूल में है क्या कि फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है आपको, फर्स्ट शेड्यूल में आपको ये दिया हुआ है 6 कॉलम में अपराधों को बांटा गया है। एक तो सीरियल नंबर होगा, सेक्शंस लिखा होगा, उसके बाद उस सेक्शंस में क्या है 6 खंड में 6 क्लाउज में शेड्यूल को बांटा गया है, जिसमें आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का भी लिस्ट दिया गया है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ही हुआ कि पुलिस अरेस्ट कर लेगी विदाउट वारंट, और इसके बारे में आपको फर्स्ट शेड्यूल या लॉ में लिखा हुआ कोई कोड है, कोई एक्ट है, उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी उस समय प्रवृत्त किसी भी उस समय जो भी इन्फोर्समेंट में कोई भी जो भी लॉ है, वो प्रथम अनुसूची या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार अगर विदाउट वारंट अरेस्ट करती है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसके बाद आपको कंप्लेंट का परिभाषा है, जीएच में कंप्लेंट का परिभाषा है। कंप्लेंट का परिभाषा है, कंप्लेंट का क्या मतलब होता है? कंप्लेंट का मतलब एलिगेशन लगाओ, लांछन लगाओ किसी पर। कैसे लगा सर? लिख के कि ओरली या इन राइटिंग? ओरली भी हो सकता है भाई, ओरली या इन राइटिंग भी हो सकता है, लिखित या मौखिक भी शिकायत किया जा सकता है। क्यों शिकायत करें? अरे किससे करें? टू मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट से करें, जो भी जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट है करें, मैजिस्ट्रेट से करें। क्यों करें? व्हाई? अरे शिकायत क्यों करें? कंप्लेन क्यों करें? टेकिंग एक्शन, कार्रवाई करने के लिए। और क्यों? टेकिंग एक्शन, कार्रवाई करने के लिए। और क्यों? एलिगेशन ओरली करे या इन राइटिंग करे, मैजिस्ट्रेट से करें, एक्शन लेने के लिए करें। किसके अगेंस्ट करें? हमारे साथ अगर मान लो कोई घटना घटी तो अगेंस्ट होम बताओ, अगेंस्ट होम, किसके अगेंस्ट करूं मैं? किसके अगेंस्ट करिएगा? अगर नॉन है पर्सन तो नॉन के अगेंस्ट करिए, अननोन के अगेंस्ट भी कर सकते हैं कोर्ट में कंप्लेन। हाँ, अननोन के अगेंस्ट या नॉन के अगेंस्ट उससे मतलब नहीं है, कंप्लेन कीजिए, आपके साथ जो घटना घटी उसका शिकायत कीजिए। तो क्या इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल है? नहीं, कंप्लेन का मतलब पुलिस रिपोर्ट नहीं, नॉट पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेन दैट इज नॉट पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। अच्छा ठीक है, पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, कंप्लेन कहां करेंगे? तो मैजिस्ट्रेट के समक्ष। किसके अगेंस्ट? जिसके अगेंस्ट आपको करना है, जो अपराध कमिट किया है उसके अगेंस्ट करेंगे, भले ही नोन हो या अननोन हो, इसलिए उद्देश्य से करेंगे कि एक्शन हो। ठीक है, और एक्शन हो, लेकिन जो भी कंप्लेन करिएगा अंदर संहिता, इस संहिता में उसके लिए उपबंध किए गए हैं, तो अंदर संहिता। ठीक है, अंदर संहिता ही करेंगे, कर दीजिए। पुलिस रिपोर्ट शामिल। एक बात बताइए साहब, हम लोग जब सीआरपीसी पढ़ रहे थे 1973, सीआरपीसी में तो ये पढ़े थे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का तो एफआईआर हो जाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। एक बात हमको बताइए आप लोग, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट तो पुलिस लिखती आपको मैजिस्ट्रेट के यहाँ भेज देती थी, या कोई मामला दर्ज की, कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज हुआ, प्रथम सूचना जो आई थी उस रिपोर्ट के आधार पर, और उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी नॉन कॉग्निजेबल केस में। ओ एफआईआर हुआ, ठीक, नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस रिपोर्ट आ गया। ओ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, एक सर जी सर, कोई मामला का इन्वेस्टिगेशन हुआ, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर। किसने सबमिट किया? पुलिस ऑफिसर ने। ध्यान से समझिएगा, पुलिस ऑफिसर ने सबमिट कर दिया। ओके, पुलिस ऑफिसर ने सबमिट कर दिया, तो क्या यह कंप्लेन माना जाएगा? हाँ, अगर आपको मैजिस्ट्रेट के यहाँ फॉरवर्ड नहीं